सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आइए मेरे साथ, चलिए समझते हैं कि क्या होता है मतलब सदिशों के वियोजन का। देखिए, किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित यानी कि डिवाइड, भाग देने वाला डिवाइड नहीं, बांटने वाला डिवाइड। किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की क्रिया को एक सदिश का वियोजन कहते हैं। तो यही है, ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप एक सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं, इस क्रिया को ही हम कहते हैं सदिशों का वियोजन। बड़े काम की चीज है बच्चा। आगे जब आप फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि है तो बड़े काम की चीज। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। चलो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सदिश है जो आपको नीले कलर का दिख रहा है। इस सदिश का कोई सा भी एक नाम रख लीजिए। मान लिया कि ये है सदिश ए, और सदिश को आप एक एरो से दिखाते हैं। इस एरो की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को दिखाता है, और ये जो एरो है, जो शीर्ष है, वो सदिश के दिशा को दिखाता है। और अब मान लीजिए कि आपको इस सदिश को दो सदिशों में विभाजित करना है। एक सदिश ए जो कि आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, और एक सदिश बी। आप इस सदिश को दो सदिशों में डिवाइड करना चाहते हैं। आप सदिश ए को, अच्छा नाम इसका भी नाम है बच्चे, इस सदिश कैपिटल ए को इस स्मॉल ए और स्मॉल बी, और ये तीनों जो हैं अभी समतलीय सदिश हैं। हमने पढ़ा है कि समतलीय सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जो एक ही तल में होते हैं। तो अभी हम समतलीय सदिशों की बात कर रहे हैं, और हम अभी समतलीय सदिशों का वियोजन करना सीख रहे हैं, प्रक्रिया में, प्रोसेस में है। तो हमको क्या करना है, इस सदिश ए को, इस सदिश, ये जो कैपिटल ए है, वेक्टर कैपिटल ए, उसको इस स्मॉल वेक्टर ए, वेक्टर स्मॉल ए और वेक्टर स्मॉल बी के डायरेक्शन में विभाजित करना है। यानी कि इसका एक घटक इसके समांतर लाना है, इसका एक घटक इसके समांतर लाना है। ओके, कैसे करेंगे ये, चलिए समझते हैं कि कैसे करना है। इसके लिए आपको करना यह है कि आप जो मेन सदिश है जिसको आपको वियोजित करना है, उसके समांतर आप एक लाइन, यानी कि लाइन नहीं, आप एक एरो ही ड्रॉ कर लीजिए। आपने एक एरो ड्रॉ कर लिया। देखिए, इसको आप नाम दे दीजिए, चलिए ओपी। तो ये ओपी किसको दिखा रहा है बच्चे, ये ओपी वेक्टर ए को दिखा रहा है। आपने क्या किया है, इस सदिश ए के समांतर वेक्टर ओपी खींचा है। इस सदिश ए के समांतर आपने वेक्टर ओपी खींचा है। वेक्टर ओपी ये उसका हो जाएगा टेल, और ये उसका हेड। यहां से स्टार्ट हुआ है और ये इधर की ओर जा रहा है, ओ से पी की तरफ। तो ओपी आपने खींचा है किसके समांतर, इस वेक्टर ए के समांतर। और अब आपको क्या करना है कि यहां से समझिए, आपको अब इस वेक्टर ए के समांतर एक दूसरा रेखा खींचना है। ओके, इस वेक्टर ए के समांतर एक दूसरी रेखा खींचनी है जो कहां से स्टार्ट हो, इस ओ से स्टार्ट हो। तो मैं उसके समांतर एक रेखा खींच रहा हूं। ठीक है, ये मैंने खींच दिया इस रेखा। अब देखिए, लंबाई जो है, इस रेखा की लंबाई ही निर्धारित करेगी कि इधर का परिमाण कितना होगा। इस रेखा की लंबाई निर्धारित करेगी कि इधर का परिमाण क्या होगा। अभी समझिएगा आप, अभी हमने किया क्या है, अभी हमने बस ये किया है कि इस सदिश ए के समांतर एक रेखा ओपी खींच दिया, और ये वेक्टर ओपी किसको दिखा रहा है, सदिश ए को दिखा रहा है। और अब हमने इस स्मॉल जो वेक्टर ए है, इसके डायरेक्शन में इसके समांतर एक रेखा खींच दिया है। इसकी लंबाई ज्यादा या कम हो सकती है, वो निर्भर करता है कि इस सदिश का कितना परिमाण इस दिशा में आ रहा है। अभी आप समझेंगे। और अब आपको क्या करना है,
आपको ये करना होगा बच्चे कि आपको ये जो सदिश बी है इसके समांतर भी एक लाइन खींचना पड़ेगा जो कि इस बिंदु P से होकर जाना चाहिए। देखिए ओके, वहां से होकर जाना चाहिए। और अब पूरा मामला क्लियर है। मामला क्लियर कैसे है? ये वेक्टर एक इधर की तरफ है, इसके आपको इस वेक्टर ए जो कैपिटल वेक्टर ए है उसका एक घटक लेके आना है इसके दिशा में और एक घटक लेके आना है इसके दिशा में। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दिशा में आपको घटक प्राप्त करने हैं इस सदिश के। तो प्रक्रिया आपको समझ में आ गया। इसके समांतर एक लाइन खींच दीजिए, इसके समांतर लाइन खींचिए जो कि यहां से स्टार्ट हो और उसके बाद इसके समांतर एक लाइन खींचिए जो कि इस P से होकर जाना चाहिए। और अब इसको आप P से बढ़ाइए बिना डायरेक्शन में चेंज किए हुए। अब इसको भी आप आगे बढ़ाइए। हो गया काम खत्म। तो क्या यहां पे जो वेक्टर ए है उसका लेंथ उठना ही है? नहीं, ये घट सकता है, बढ़ सकता है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए है। ए का लैम्डा टाइम्स है, ए कोई वास्तविक संख्या है। और वेक्टर बी भी क्या हो जाएगा? ये भी म्यू टाइम्स हो सकता है वेक्टर बी। देखिए अब कितना आसानी से आपने समझा। वेक्टर ए के समांतर आपको मिल गया। अब यहां पे पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है। इस वेक्टर ए का, अच्छा इसको भी कोई नाम दे दीजिए, ओ क्यू दे दीजिए। इस वेक्टर ए का आपको दो घटक मिल गया, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में और एक वेक्टर बी के डायरेक्शन में। वेक्टर ए के डायरेक्शन में मिला है लैम्डा वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन में मिला है म्यू वेक्टर बी। और अब आप यहां पर सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगा दीजिए जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर हम लोग सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएं मेरे बच्चे, तो देखो वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर क्यू पी, ये दोनों एक ही दिशा में यानी कि एक ही क्रम में है, एक दिशा नहीं एक ही क्रम में है। तो यहां पे वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी किसके इक्वल आ जाएगा? वेक्टर ओ पी के इक्वल आ जाएगा। अब ये वेक्टर ओ क्यू किसको दिखा रहा है? वेक्टर ओ क्यू दिखा रहा है लैम्डा वेक्टर ए को, लैम्डा वेक्टर ए को, ये दिखा रहा है म्यू वेक्टर बी को और ये दिखा रहा है वेक्टर ए को। यानी कि वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये जो वेक्टर ए है जो कि मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, इसके दो घटक मिल गए। एक मिल गया लैम्डा वेक्टर ए और एक मिल गया म्यू वेक्टर बी। तो जो काम ये वेक्टर ए अकेला कर रहा होगा ये दोनों मिलके उतना ही कार्य करेंगे। जो प्रभाव इस वेक्टर ए का होगा वही प्रभाव इन दोनों मिलकर भी उत्पन्न करेंगे। तो आपने क्या किया? आपने एक सदिश को दो सदिशों में वियोजित कर दिया। तो अब आप थोड़ा गौर फरमाइए, जब हम सदिशों के योग की बात करते हैं, जब हम सदिशों के योग की बात करते हैं तो हम वहां पर दो सदिशों का परिणामी निकालते हैं। यानी वहां पर हम दो सदिशों के जगह पर एक सदिश रखते हैं। क्या होता अगर हम सदिशों के योग की बात करते? तो हम लैम्डा वेक्टर ए और म्यू वेक्टर बी की जगह पे इस कैपिटल वेक्टर ए को रखते, इसको रखते ना। यानी कि सदिशों का जो वियोजन है वो सदिशों के योग की उल्टी प्रक्रिया है। सदिशों के योग में आप परिणामी ज्ञात करते हैं और यहां पर आप एक परिणामी सदिश के दो या दो से ज्यादा घटक प्राप्त करते हैं। तो यह है सदिशों का वियोजन। लेकिन ऐसा कहीं पर आपके काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? काम की चीज है ये बच्चे, ये काम की चीज है। अगर आपने इसको नहीं समझा, अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस एक ट्रेलर था, एक इंट्रोडक्शन था कि इस प्रकार से सदिशों का वियोजन होता है। लेकिन ये ग्राफिकल मेथड हो गया, हम ग्राफिकल मेथड से नहीं जाते। कौन जाएगा स्केल और चांदा लेकर लाइन खींचने और एंगल बनाने? हम बात करते हैं किसकी? एनालिटिकल मेथड की। और हम सदिशों का वियोजन करते हैं। हम ये वियोजन करेंगे, हमको करना पड़ेगा। कई ऐसे मौके आएंगे जब हमको एक बल एक सदिश है। देखो जब हम सदिश बोलते हैं ना तो हम सदिश राशियों की बात कर रहे होते हैं। बल हो गया, विस्थापन हो गया,
त्वरण हो गया, वेग हो गया, उनके आपको कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा घटक प्राप्त करने पड़ते हैं। मेनली जब हम लोग आगे पढ़ेंगे काइनामेट्रिक्स तो अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम लोग आएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, जहाँ पे बल की बात होगी, जहाँ पे बल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमको बल के बहुत सारे घटक अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये बहुत काम आता है। तो देखो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो ना इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी को एबीसीडी समझते हैं। ये एबीसीडी नहीं है बच्चे। जब हम लोग बोल रहे हैं कोई सदिश, तो हम किसी सदिश राशि की बात कर रहे हैं। हो सकता है हम बल की बात कर रहे हो सकता है हम त्वरण की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम वेग की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो हम सदिश बोलते हैं, हम राशियों की बात कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको समझिए। मान लो एक बल मैं इधर लगा रहा था, यहाँ पे कोई वस्तु है, वहाँ पे मैं एक बल लगा रहा था, तो वो बल कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहा होगा। अब मैंने क्या बोला कि मैं 2 बल लगाता हूँ, एक बल इधर की तरफ और एक बल इधर की तरफ, एक बल इधर की तरफ और एक बल इधर की तरफ, और ऐसे लगाऊंगा कि इन दोनों बलों का प्रभाव उतना ही होगा जितना कि प्रभाव इस अकेले बल का है। तो यही है सदिशों का वियोजन बच्चा। सदिशों का वियोजन आप एबीसीडी में या फिर कभी भी आप सदिश की बात करते हैं, आप जब एबीसीडी जो भी लिखते हैं वो किसी भौतिक राशि को दिखा रहा होता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उनका सारा जीवन इन सबको एबीसीडी में लेके निपट जाता है। जब हम वी लिख रहे हैं तो हम वेग की बात कर रहे हैं, उसका भौतिक अर्थ आपके दिमाग में आना चाहिए। जब हम लिख रहे हैं विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई विस्थापन होता क्या है। किसी भी वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर है वो विस्थापन है। सिंबल एस यूज करिए, सिंबल डी यूज करिए, क्या फर्क पड़ता है। जो भौतिक अर्थ है उसको आप अपने दिमाग में फिट करिए। चलिए अब हमको क्या करना है, सदिशों को आयताकार घटकों में वियोजित करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, वियोजित करना है। चलिए समझते हैं, इसको सीखिएगा बच्चा। ये सीखना बहुत जरूरी है, ये चीजें याद नहीं होंगी, ये चीजें सीखी जाएंगी। क्रिकेट खेलना आप याद करते हो क्या? नहीं सीखते हो ना। वैसे ही सदिशों का वियोजन करना आप सीखोगे। इसको याद नहीं करना, बैठ कर रट्टा नहीं मारना है, हिंदी इंग्लिश नहीं है। चलिए तो ये मान लिया कि एक सदिश है यार, ये कोई सदिश है। हो सकता है कोई बल हो सकता है कोई त्वरण हो सकता है कोई विस्थापन हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक सदिश है, लेकिन दिख रहा है आपको नीले कलर का। और चलिए इस सदिश का नाम है सदिश ए, और इसे दिखाया गया है ओपी से। ओके बच्चा, तो यहाँ पे वेक्टर ओपी किसको शो कर रहा है? वेक्टर ओपी वेक्टर ए को शो कर रहा है। और अब मैं इस सदिश के 2 घटक प्राप्त करना चाहता हूं। और कैसे घटक? आयताकार वियोजन करना है मुझे। इस सदिश का आयताकार वियोजन करना है। इसका मतलब यह है कि मुझे इस सदिश के 2 लंबवत घटक चाहिए। मतलब मैं इस सदिश को 2 लंबवत घटकों में वियोजित करना चाहता हूं। कैसे करेंगे? चलो मान लेते हैं कि इधर को है एक्स एक्सिस, इधर को है एक्स एक्सिस। चलो मान लेते हैं कि इधर को है वाई एक्सिस। सही है ना बच्चा? इधर को है एक्स एक्सिस, इधर को है वाई एक्सिस। इधर को है एक्स एक्सिस, लिखना भी पड़ेगा ना, बोलने से काम तो ही चलता है, लिखना भी पड़ेगा। इधर को है एक्स एक्सिस, इधर को है वाई एक्सिस। तो अब ये दोनों लंबवत हैं कि नहीं है? हैं। एक्स और वाई लंबवत होते हैं। अभी भी हम किसी समतल में ही हैं। आगे हम त्रिविमीय सदिशों की भी बात करेंगे, अभी हम समतलीय सदिशों की ही बात कर रहे हैं, यानी अभी भी हम द्विविमीय में ही हैं। चलिए अब क्या करना है आपको? इस वेक्टर ए को 2 लंबवत घटकों में वियोजित करना है, यानी कि आयताकार वियोजन करना है। कैसे करेंगे? कुछ मत करिए, यहां से एक लंब इधर को खींच दीजिए। देखो पूरा लंब है, कलर चाहे जो लेना है ले सकते हो। ये ले लें, अरे तो गायब हो गया, सॉरी, ये ले लें, हाँ ये ले लेते हैं। और एक लंब जो है इधर को खींच लेते हैं। देख रहा है, ये एक लंब आपने इधर को खींच लिया। इसको भी चलिए ये देख लेते हैं।
नाम भी दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। चलो, इसको नाम दे दिया m का, इसको नाम दे दिया n का, इसको नाम दे दिया m का, इसको नाम दे दिया n का। क्लियर है ये? तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, ये वेक्टर OP इज वेक्टर A, जो वेक्टर OP है वेक्टर A को दिखा रहा है। और जब यहां से एक लंब आप यहां पर खींच देंगे x एक्सिस पे, एक लंब यहां पर खींच देंगे आप y एक्सिस पे। अब ये जो वेक्टर OM होगा, देखिए अब ये जो वेक्टर OM होगा, इसको मैं वायलेट ले लेता हूं, और ये जो वेक्टर ON होगा, इसको भी वायलेट ले लिया है। ये वेक्टर OM और ये वेक्टर ON देखिए क्या दिखा रहा है, जरा समझिएगा। उसके लिए मैं सहारा लेता हूं त्रिभुज कौन सा, OMP, और यहां पे हम लोग लगा लेते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज OMP में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, देखो मान लीजिए कि चलो भाई ये एक सदिश हो गया, सदिश OM, ये सदिश OM हो गया, और ये सदिश हो गया ON, ये सदिश OM हो गया, ये सदिश ON हो गया। तो क्या इस MP को हम लोग ON लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको उठा के क्या करना है आपको, इसको उठा के वहां ले जाइए, इसको उठाइए यहां से यहां पे ले आइए। दिशा भी समान है, देखो डायरेक्शन भी उठ रही को है, परिमाण भी उठना ही है, यानी कि ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो आप यहां पर वेक्टर ON, यहां पे मैं कहीं, चलो यहीं लिखूंगा मैं जब मैं आगे वहां पर आऊंगा। तो हम लोगों को बात करनी है त्रिभुज OMP में, और लगाना क्या है, लगाना है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो यहां पे देखिए जो वेक्टर OP है, दिस इज वेक्टर OP, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP प्लस वेक्टर MP, और क्योंकि वेक्टर MP किसके इक्वल है, वेक्टर ON के इक्वल है, तो आप यहां पे लिख देंगे वेक्टर OM प्लस वेक्टर ON। वेक्टर OP इज इक्वल टू आ गया वेक्टर OM प्लस वेक्टर ON। आपने इस त्रिभुज में, त्रिभुज OMP में क्या लगाया है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाया है। और अब हम अगर मान लेते हैं कि ये है AX सदिश, चलो मान लेते हैं, चलो यही लिख लेते हैं कि क्या माना है हमने। हम ये मान रहे हैं कि वेक्टर OM अगर वेक्टर AX को दिखाता है, हम वेक्टर OM को वेक्टर AX बोल लेते हैं, वेक्टर ON को हम वेक्टर AY बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर AX, ये हो जाएगा वेक्टर AY, और ये भी वेक्टर AY ही है, बराबर ही होगा, दिशा भी वही है, लेंथ भी वही है, तो बराबर हो जाएगा। तब यहां पर आप इस वेक्टर A को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A को लिख सकते हैं वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY। वेक्टर A को लिख सकते हैं आप वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY। तो आपने यहां पे क्या किया है, आपने इस वेक्टर A को दो घटकों में विभाजित कर लिया, इस वेक्टर A को दो घटकों में विभाजित कर दिया, एक वेक्टर AX और एक वेक्टर AY, और दोनों ही घटक क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। वेक्टर AX देखिए इस X के डायरेक्शन में है, वेक्टर AY देखिए इस Y के डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये कौन सा वियोजन हुआ, ये हुआ आयताकार वियोजन, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी और आगे चलते हैं, अभी और समझना है, बहुत सारी चीजें समझनी है। अब इसी त्रिभुज में रहिए और पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कौन सा त्रिभुज बच्चा, त्रिभुज OMP में पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर OP का स्क्वायर, पहले OP का स्क्वायर ही लिखिए, और ये हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। OP का स्क्वायर, देखो किसी भी वेक्टर का अगर आप वर्क करेंगे, किसी भी वेक्टर का अगर आप वर्क करेंगे तो उस वेक्टर का क्या मिलेगा, उस वेक्टर का परिमाण मिलेगा। किसी भी सदिश का अगर आप वर्क करते हैं तो आपको उस सदिश का परिमाण मिलता है। यानी मैं लिख सकता हूं इसको ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं AX स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं AY स्क्वायर। तो यहां से और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें अभी और बची हैं। बहुत सारी चीजें बची हैं बच्चे। तो यहां से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, रूट ओवर AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो बात चालू हुई है, अभी पूरी रात बाकी है, अभी तो पूरी बात बाकी है। चलिए उसी डायग्राम में है हम लोग, अभी भी उसी डायग्राम में है, और अब मैं बस यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूं कि ये है आपका y, ये है x, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज वेक्टर A, और इसके दो घटक मिले हैं आपको, कौन कौन से, इसको इधर आप लंब डालिए, इधर आप लंब डालिए, ठीक है। कलर आप ले सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसको ग्रीन नहीं, इसको ब्लू लेना पड़ेगा। और अब मान लो कि ये जो वेक्टर A है जो कि OP के द्वारा दिखाया जा रहा है, और ये तो आपको पता है कि ये वेक्टर AX है, ये वेक्टर AY है जो कि वेक्टर ON के द्वारा दिखाया जा रहा है, और वेक्टर AX OM के द्वारा दिखाया जा रहा है। मान लीजिए कि ये यहां से थीटा कोण पे है, आपका जो मेन सदिश है वो X एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी भी हम उस समकोण त्रिभुज में ही है, हमारा सहारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज OMP में, OMP में। अब जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज OMP में अगर मैं लगा देता हूं cos थीटा, अगर मैं लगा देता हूं cos थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा मुझे मिलेगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार OM है, कर्ण क्या है, OP है। तो यहां से OM इज इक्वल टू मिल जाएगा OP cos थीटा। और OM क्या है, इस वेक्टर AX का परिमाण ही तो है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू OP का परिमाण A है A cos थीटा। ध्यान दीजिए, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट, बहुत काम आएगा आपके। इस वेक्टर A का एक घटक जो कि X के दिशा में है, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि जहां से कोण बनता है, ये वेक्टर A X के साथ बना रहा है ना थीटा कोण, तो जहां से वो थीटा कोण बनता है उस दिशा में कौन सा घटक आता है, उस दिशा में आता है उस सदिश का कॉस घटक। कौन सा घटक है, ये कॉस घटक है। और अगर मैं उसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा लगा दूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब PM लिखिए या ON लिखिए, बात बराबर ही है। ON अपॉन OP, ON इज इक्वल टू OP साइन थीटा। ON दिखाएगा AY के परिमाण को, और OPA है, ये हो जाएगा साइन थीटा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। A cos थीटा, A साइन थीटा, AX इज इक्वल टू A cos थीटा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। क्लियर है ये। और ऐसे ही आपको करना होता है, AX इज इक्वल टू A cos थीटा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। जहां से कोण बनेगा, जहां से कोण बनता है उसकी दिशा में आप कॉस घटक लेंगे, और उसके लंब वाले डायरेक्शन में, उसके लंबवत डायरेक्शन में आप साइन घटक लेंगे। क्लियर है ये। तो यहां पर देखिए
आपने ऐसे लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ये परिमाण क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और अब अगर आपको कभी जरूरत पड़ गई थीटा की, अगर आपको ये थीटा निकालना पड़ गया तो आप ये थीटा कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो कुछ नहीं करना है, दोनों को भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। और यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ए और ए कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अगर यहां से आपको थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ऐसे में आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ी तो, जो कि पड़ेगी, बिना जरूरत के तो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो आप जो y घटक है उसको किससे भाग दे दीजिए, x घटक से भाग दे दीजिए, आपको ये कोण थीटा भी मिल जाएगा। क्लियर है ये। और अब हमने एकांक सदिश पढ़ रखा है, हमने एकांक सदिश पढ़ा है ना, एकांक सदिश पे जरा फोकस करिए। ये x दिशा है, ये y दिशा है और ये है z डायरेक्शन, x y z। और आपको, हालांकि हम यहाँ पे 2D में ही बात कर रहे हैं तो चलो हम इसको अभी नहीं लेते, हम यहाँ पे अभी द्विमी ही बात कर रहे हैं तो हम z को नहीं लेते। अब देखिए x की दिशा में जो एकांक सदिश है, x की दिशा में जो एकांक सदिश है वो है i कैप, और y की दिशा में जो एकांक सदिश है वो है j कैप। एकांक सदिश हमने पढ़ा है, एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होगा, यानी कि परिमाण केवल एक है, यूनिट, एकांक एक, ठीक है। तो एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण केवल एक होता है, लेकिन दिशा, ये क्या है के लिए काम आता है, मेन ये डायरेक्शन बताने के काम आता है, ये दिशा बताने के काम आता है एकांक सदिश। तो आई कैप किस दिशा में है, आई कैप एक्स की दिशा को बताता है, जे कैप वाई की दिशा को बताता है, यहां पर के कैप नहीं है, के कैप जेड की दिशा को बताता है। जब देखो, जब भी आप किसी भी चीज की बात करोगे, किसी भी कण की स्थिति की बात करोगे, या जब भी आप किसी भी सदिशों को वियोजित करोगे तो आप हमेशा एक्स वाई और जेड के घटकों में ही तो बांटोगे। हमने एक रेफरेंस ले रखा है ना, हमने एक निर्देशांक ले रखा है, एक निर्देश तंत्र ले रखा है एक्स वाई जेड। तो उसके लिए हमने एक एकांक सदिश भी यूज कर रखा है कि भाई हम x के लिए आई कैप यूज करेंगे, y के लिए जे कैप यूज करेंगे और z के लिए के कैप यूज करेंगे। तो अब यहां पर जो वेक्टर ए एक्स है और जो वेक्टर ए वाई है, ठीक है, तो इस वेक्टर ए एक्स का परिमाण क्या है, ए एक्स होगा, इस वेक्टर ए वाई का परिमाण क्या होगा, ए वाई होगा। ए एक्स इस वेक्टर ए एक्स का परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ए वाई इस वेक्टर ए वाई का परिमाण है। डायरेक्शन बताने के लिए हम आई कैप और जे कैप यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए हम आई कैप और जे कैप यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो ए एक्स परिमाण को बता देगा, ए एक्स परिमाण को बता देगा, आई कैप डायरेक्शन को बता देगा। इसका परिमाण एक है, एक में आप इसको इंटू करेंगे तो उस पूरे सदिश का परिमाण मिल जाएगा, और आई कैप तो डायरेक्शन बताने के लिए है ही है। यहां पर भी वही है, जे कैप का परिमाण तो एक है, लेकिन जे कैप क्या काम आ रहा है, यहां पर जे कैप डायरेक्शन बताने के काम आ रहा है, और ए वाई इस सदिश का परिमाण है। तो इस सदिश का परिमाण ए वाई है, 10, 15, 20, 50 जो भी परिमाण होगा, और जे कैप ये बता देगा कि कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, वेक्टर ए इज इक्वल टू
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा हमने लिख दिया है। इसी को कहते हैं सदिश, किसी भी सदिश को आई कैप जे कैप के घटकों में वियोजित करना। आई कैप जे कैप, और अगर त्रिविमीय होगा तो के कैप भी आ जाएगा। तो जब आपको बोला जाएगा कि आई कैप जे कैप या के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप के घटकों में वियोजित करिए, यानी कि एक्स वाई और जेड के घटकों में वियोजित करना है किसी भी सदिश को। और अब देखिए हमको इस सदिश ए का परिमाण क्या मिला है, हमको इस सदिश ए का परिमाण मिला है रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अच्छा, मैं इस कहानी को थोड़ा पूरा कर दूं। ये है वेक्टर ए, इसका एक घटक मिला है इधर को, ये जो है वेक्टर ए एक्स दिखा रहा है, और इधर एक घटक मिला है, ये दिखा रहा है वेक्टर ए वाई को। क्लियर? तो वेक्टर दिखना भी चाहिए। ये मूल बिंदु ले लीजिए आप, ये अच्छा ये पी ले लीजिए आप, ये एम था और ये एन था। वेक्टर ए एक्स, वेक्टर कौन सा बच्चे, वेक्टर ए वाई। क्लियर? तो अब देखो ये वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर जो इस सदिश का परिमाण है, तो अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर है, और ये ए एक्स क्या है, इस आई कैप का गुणांक है, यानी कि आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक उसका वर्ग कर दीजिए। अगर आपको किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है और वो ऐसे घटकों में है तो क्या करेंगे आप, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक उसका वर्ग कर दीजिए। अगर द्विविमीय है तो, अगर द्विविमीय है तो ऐसा, आई कैप का गुणांक उसका वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक उसका वर्ग, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने पीछे निकाला था ना। यहां पर कहां गया, देखिए ना यहां पर a इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स क्या है, ए एक्स इस आई कैप का गुणांक है, ए वाई इस जे कैप का गुणांक है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका सदिशों का वियोजन, आयताकार वियोजन, सदिश का आयताकार वियोजन यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अगर आपको कभी बोला जाता है कि चलो भाई सदिश को आयताकार वियोजन करिए, इसका क्या मतलब है, आप सदिशों को दो लंबवत घटकों में, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को और एक इधर को, दो लंबवत घटकों में वियोजित करना है आपको, अगर आयताकार वियोजन करना है तो। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन है बच्चा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है, अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी भी है तो ये सवाल आपके उस गड़बड़ी को क्लियर कर देंगे। 40 न्यूटन का एक बल, देखिए बल आ गया, बल क्या है, एक सदिश है, तो इसी की बात हो रही है जिसको हम एफ से दिखा देंगे। तो एफ कितना है, एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन है, ये उस बल का परिमाण है। लेकिन बल एक सदिश राशि है, डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन किधर है, एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री पे है। चलो बना लेते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका बल जो कि यहां से कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है। ओके, क्लियर है? ये O हो गया, ये P हो गया, इसका एक घटक आपको इधर मिल जाएगा, एक घटक आपको इधर मिल जाएगा, इधर और एक इधर। चलिए नाम वही दे देते हैं, इसको M दे देते हैं, इसको N दे देते हैं। तो आपको दो घटक चाहिए, दो समकोणिक घटक चाहिए। तो चलो ये अगर वेक्टर F है तो इधर जो आएगा वो वेक्टर Fx होगा, इधर जो आएगा वो वेक्टर Fy होगा। और अगर आपको Fx चाहिए तो Fx क्या होता है बच्चे बताइए, Fx हो जाता है इसका कौन सा घटक, देखो यहां से ये एंगल बनाया है तो ये हो जाएगा F cos 45 होगा ना, और अगर आपको चाहिए होगा Fy तो ये हो जाएगा F sin 45। जहां से एंगल बनेगा वो cos घटक होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन घटक होगा। तो F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 40 है, cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा 1/√2 न्यूटन। सॉल्व करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। यहां पे भी वही हो जाएगा, F की वैल्यू है 40, sin 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 न्यूटन। ठीक है, और दिख भी रहा है ना
एकदम बीचों बीच लग रहा है, x और y के एकदम बीचों बीच लग रहा है आपका वेक्टर f, तो जितना घटक इधर को होगा उतना घटक उधर को भी होगा। ये समझने वाली बात भी है। क्लियर है ये? तो ऐसे आप बलों का वियोजन करते हैं, बल जो कि एक सदिश है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आपको सदिशों का वियोजन करना है, तो हम किसी सदिश राशि के वियोजन की बात कर रहे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ही तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बच्चे। ये देखिए, ABCD में एक आयत है, ये जो आपको दिख रहा है ABCD, चित्र जो भी है 4.16 नहीं है, ये चित्र है बस। ये 4.16 जहां से लिया गया है वहां का है ये। तो बस यहां पे आप समझो कि चित्र में ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। AB 4 सेंटीमीटर का है, BC 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये 3 सेंटीमीटर का होगा। करना क्या क्या है आपको, वेक्टर AC का AB की ओर घटक निकालें। वेक्टर AC का AB की ओर घटक निकालें। तो वेक्टर AC का डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है कि वेक्टर AC का डायरेक्शन A से C की तरफ होगा, लेकिन परिमाण कितना होगा? परिमाण के लिए आप इस समकोण त्रिभुज का सहारा ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। AB कितना है? तो ये 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25, 25 का रूट लेंगे। AC कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और हमको ये डायरेक्शन भी चाहिए होता है, हमको ये एंगल भी मांगता है। तो मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो आप यहां पे थीटा कैसे निकाल सकते हैं? आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, टेन लगा सकते हैं। चलो मैं कॉस लगा लिया, ठीक है, कॉस लगाए। हालांकि चलो जब हम इसकी बात करेंगे वहां पे हम देख लेंगे, वहां पे हम देख लेंगे। आप देखो करना क्या है, क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन को छाप लीजिए। पहला सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए हम लोग पहला सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वेक्टर AC जिसका परिमाण क्या है? 5 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन किधर से किधर है? A से C की तरफ है। इसका एक घटक लेके आना है किसकी दिशा में? AB की दिशा में। तो क्यों ना पहले चित्र बना लिया जाए, पहले चित्र बना लिया जाए। ये है AB, ये है AC और ये हो जाएगा BC। क्लियर? कोई दिक्कत? A B C, 2 बार नहीं, 1 बार बस। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है, थीटा है ये। अब आपको करना ये है कि इस AC का घटक लेके आना है किधर की तरफ? AB की तरफ। इस AC का घटक लेके आना है AB की तरफ। तो लिखिए AC का घटक, AC का घटक किसकी दिशा में? वेक्टर AC का घटक, क्योंकि हम वेक्टर का निकालते हैं घटक। वेक्टर AC का घटक AB की ओर, AB की ओर, AB की ओर। वेक्टर AC का घटक AB की ओर, देखो क्या हो जाएगा बच्चा? वेक्टर AC का घटक AB की ओर, यह है वेक्टर AC जो A से C की ओर है ना? वेक्टर AC A से C की ओर है और आपको लाना है इसका घटक इधर की तरफ, AB की तरफ। जहां से एंगल बनता है कौन सा घटक होता है? वो कॉस घटक होता है। यानी कि AB क्या हो जाएगा? इस AC का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये AB इस AC का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस घटक आएगा। जहां से एंगल बनता है वो कॉस घटक होता है। तो क्या हो जाएगा? ये AC का मान कितना है? AC का मान तो 5 है। कॉस थीटा निकाल सकते हैं आप। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? ये दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। आधार बटे कर्ण कर लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, यही कर लेते हैं ना, क्यों जगह हम लोग खा रहे हैं।
कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 4/5, 5 और 5 कैंसल, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। सही है। इस AC का घटक AB की तरफ कितना है 4 सेंटीमीटर है, और दिख भी रहा है कि AB 4 सेंटीमीटर का है। देखो ये मत सोचो कि 4 सेंटीमीटर तो दिया गया है, ये नहीं सोचना है आपको। आपको नहीं मालूम है कि AB कितना है, हालांकि क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का है, इसकी हेल्प से आपने निकाल लिया AC को जो कि 5 सेंटीमीटर का आ गया। लेकिन आप ये मत सोचिए, आप बस अब ये सोचिए कि आपके पास ये बस 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। आपको बस इस AC को इसके डायरेक्शन में लेकर आना है, AC का घटक निकालना है AB के डायरेक्शन में जो कि 4 सेंटीमीटर आपको मिला है, बस इतना सोचना है। चलिए आते हैं B की तरफ। B की तरफ देखो क्या है, वेक्टर AB, दिस इज वेक्टर AB, वेक्टर AB का AC की ओर घटक निकालें। समझिए क्या बोल रहा है, AB का, दिस इज वेक्टर AB, इस वेक्टर AB का AC की ओर घटक निकालना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। कहां गया, आगे जाना है। आपको निकालना है वेक्टर AB का, वेक्टर AB का AC की ओर घटक, AC की ओर घटक, यानी अब आपको वेक्टर AB मालूम है और इसको किधर की तरफ ले जाना है, इसको AC की तरफ ले जाना है। अब बोल देंगे 5 सेंटीमीटर तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ये है वेक्टर AB, A से B की तरफ, ये है वेक्टर AB जिसका परिमाण 4 सेंटीमीटर आपको मालूम है, और एक डायरेक्शन इधर की तरफ हमने खींच लिया AC, और ये एंगल कितना है, थीटा ही है, एंगल तो चेंज नहीं होगा। अब इसको इधर से इधर ले जाना है, इसको इधर से इधर ले जाओगे तो इसका ये कौन सा घटक मिलेगा आपको, AC मिलेगा इस AB का कितना, इस AB का cos थीटा मिलेगा, मिलेगा ना। ये AC इस, आप ऐसे सोचो कि ये एक सदिश AB हो गया मेन, इसको 2 घटकों में विभाजित करना है, ये इधर वाला और एक इधर लंबवत वाला आएगा ना। 2 आयताकार घटकों में आप विभाजित करना सीखे हैं ना अभी, तो एक इधर ले जा रहा हूं, एक इधर लंबवत आएगा। मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को कॉस वाला चाहिए। तो क्या होता है कॉस वाला, AB और ये एंगल का कॉस, AB cos थीटा, AB कितना है, AB 4 है, cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा भी 4/5 आ जाएगा। cos थीटा तो उतना ही है ना जो एंगल है सो है, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। अरे छोटा नहीं हो गए, ठीक है। तो यहां से आप 4 तो 16/5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये 5 तिया 15.1, 5 तिया 15 बचा 1, फिर 5 दूनी 10, 3.2 सेंटीमीटर। तो इस AC का AB की दिशा में घटक कितना है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन AB का अगर AC की दिशा में घटक देखेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर है। अभी देखिए और मजा आने वाला है, सवाल देखिए। अब क्या करना है आपको, इस वेक्टर BC, ये वेक्टर BC का AC की ओर घटक निकालना है, वेक्टर BC का AC की ओर घटक निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, आगे जाना है। क्या करना है आपको, ये वेक्टर BC है, वेक्टर BC इधर दिख रहा है आपको, वेक्टर BC, ओके। वेक्टर BC का आपको वेक्टर AC की दिशा में, या ध्यान दीजिएगा, वेक्टर BC का ये है B, ये है C और ये है A, और यहां पे ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो वेक्टर AC का डायरेक्शन किधर है, A से C की तरफ है। आपको याद रखना है कि जो वेक्टर AC है उसका डायरेक्शन है A से C की तरफ, A से C की तरफ, और वेक्टर BC जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा, B से C की तरफ, B से C की तरफ। और अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको इस BC का, इस वेक्टर BC का AC की ओर घटक निकालना है। तो आप कैसे करेंगे,
देखो कैसे करेंगे। अब आप करेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। आप सदिशों को समानांतर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सदिश को उसके समांतर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो मैं मान लिया कि मेरा सदिश ये है, ठीक है, ये BC देखो है ना, BC। और अब मैं AC को भी शिफ्ट कर देता हूं, ये हो गया AC। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मैंने बस सदिश को शिफ्ट किया है, क्योंकि मुझे एक जगह से स्टार्ट करना था, तो मैं यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल ऑब्वियस ही बात है π/2 है, यानी कि 90 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल π/2 है। चलो शॉर्ट में बन रहा है तो हम इतना मामला खींचते नहीं है, शॉर्ट में तो बन ही रहा है। शॉर्ट में कैसे बनना है समझ लो। ये π/2 है, ये थीटा है। टोटल कितना होता है सम, टोटल पाई होता है। उस पाई में से π/2 तो ये ले गया, क्योंकि 90 डिग्री है। तो इन दोनों के हिस्से में कितना आया, इन दोनों के हिस्से में कितना आया, इन दोनों के हिस्से में भी π/2 आया। उसमें से थीटा ये ले गया, तो इसको कितना मिला, π/2 माइनस थीटा। यानी कि ये एंगल कितना है बच्चा, ये एंगल है π/2 माइनस थीटा। इस एंगल को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से 90 तो ये ले गया, तो इन दोनों के हिस्से में 90 आया। उसमें से थीटा इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस थीटा। यानी कि इन दोनों सदिश के बीच का एंगल है π/2 माइनस थीटा। और ये सदिश कौन सा है, यही तो है आपका सदिश सदिश BC। और ये है सदिश AC, ये है सदिश BC। तो यहां से स्टार्ट करेंगे ना, BC, ठीक है, BC। और ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, फिर BC AC। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपको इस BC का डायरेक्शन, आपको इस BC का कंपोनेंट चाहिए, इस BC का घटक चाहिए, किसके डायरेक्शन में, इस AC के डायरेक्शन में। तो निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके आने का है, इसका घटक इधर चाहिए। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का कितना, cos π/2 माइनस थीटा। यही होगा ना, क्योंकि थीटा यहीं से बन रहा है, इसको इधर आप शिफ्ट करेंगे। मान लीजिए आप इस सदिश BC को दो लंबवत घटकों में विभाजित करना चाहते हैं। एक इधर की तरफ होगा और उसके लंबवत इधर आ जाएगा एक। तो जहां से एंगल बना है वो कॉस घटक होगा, उसके लंबवत वाला साइन घटक होगा। क्लियर है ये। तो AC की दिशा में BC का घटक कितना मिल रहा है, BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC की वैल्यू है 3, यानी कि हो जाएगा 3 cos π/2 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा। और निकाल लीजिए साइन थीटा कितना होगा, ये 5 है, सॉरी 5 ये नहीं है, 5 ये नहीं है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो कैसे आ जाएगा ये, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि ये आ गया 3/5। तो यहां से ये हो जाएगा 3 × 9/5, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। यानी कि इस BC का AC की दिशा में घटक कितना है, 1.8 सेंटीमीटर है। ओके। और इसी में अब अगला पार्ट भी है बच्चा, नंबर D देख लेते हैं। नंबर D देख लेते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चा, अब आपको वेक्टर BC का CA की ओर घटक निकालना है। अब आपको लगेगा यार इस वेक्टर BC का AC की ओर घटक निकाल लिया, इस वेक्टर BC का CA की ओर घटक निकालेंगे तो क्या होगा। कॉमन सेंस ये कहता है कि आपने यहां पे इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तो यहां पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर इस BC का AC के डायरेक्शन में घटक 1.8 सेंटीमीटर है, अगर BC का AC के डायरेक्शन में घटक 1.8 सेंटीमीटर है, तो BC का CA के डायरेक्शन में घटक कितना होगा, -1.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। डायरेक्शन उल्टा तो बस साइन नेगेटिव हो जाएगा,
लेकिन करके देखेंगे होता है कि नहीं होता है। तो अब ये पूरा कार्यक्रम आपको फिर से दोहराना पड़ेगा, ठीक है। यह है वेक्टर बी सी, दिस इज वेक्टर बी सी एंड दिस इज वेक्टर ए सी, और ये तो तमाशा ही देख रहा है अभी कौन, ये जो वेक्टर ए बी है। वैल्यूज कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है। और अब देखिए वेक्टर बी सी को आप समानांतर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसको शिफ्ट कर दीजिए, क्लोन बना लीजिए, ऊपर ले जाइए। ये वेक्टर बी सी है, ये वेक्टर बी सी है, देख लो, दिस इज वेक्टर बी सी। कलर आप ये ले लीजिए, दिस इज वेक्टर बी सी। ऊपर जो दिख रहा है वो वेक्टर बी सी है, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, यहां पर दिस इज वेक्टर बी सी, दिस इज वेक्टर बी सी। और अब अगर हम लोग सी ए की बात करेंगे, वेक्टर सी ए का डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर सी ए का डायरेक्शन इधर से इधर ना होके इधर से इधर की तरफ होगा ना, यही तो समझना था आपको। वेक्टर बी सी इधर की तरफ है, वेक्टर सी ए इधर की तरफ होगा, जरा ध्यान दीजिए। वेक्टर बी सी तो जैसा है वैसा ही है, वेक्टर सी ए का डायरेक्शन देखो, वेक्टर अगर ए सी इधर से इधर है तो वेक्टर सी ए क्या होगा, इधर से इधर की तरफ होगा, ठीक है, ओके। और अब आप देखिए कि ये एंगल कितना है, क्योंकि यही एंगल होगा बीसी और सीए के बीच, बीसी और एसी के बीच नहीं, बीसी और एसी के बीच एंगल तो π/2 माइनस थीटा है। बीसी और एसी के बीच एंगल कितना है, बीसी और एसी के बीच का एंगल π/2 माइनस थीटा है। लेकिन यहां पर देखिए हमको एंगल निकालना है बीसी और सीए के बीच का, बीसी और सीए के बीच का एंगल चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये तो है ही है π/2, ये तो है ही है थीटा, तो ये कितना हो गया था, ये हो गया था π/2 माइनस थीटा, ओके। ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से π/2 माइनस थीटा तो ये ले लिया, यानी कि 180 डिग्री यानी कि कितना, पाई में से कितना ये ले लिया, -π/2 प्लस थीटा। तो पाई माइनस π/2, 180 में से 90 जाएगा तो 90 ही बचेगा, π/2 प्लस थीटा आ जाएगा, यानी दिस एंगल इज कितना, दिस एंगल इज π/2 प्लस थीटा। तो यहां पर वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए, वेक्टर बी सी और सी ए के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर बी सी और सी ए के बीच का एंगल है, वेक्टर बी सी और सी ए के बीच का एंगल है π/2 प्लस थीटा। तो निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो वही है। अगर आपको निकालना है सी ए, तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का कितना, बी सी का कॉस ही ना, आप कॉस ही लिखेंगे क्योंकि एंगल यहीं से बन रहा है, बी सी का कॉस π/2 प्लस थीटा, बी सी का कॉस π/2 प्लस थीटा। तो बी सी की वैल्यू कितनी है यार, बी सी की वैल्यू 3 है, कॉस π/2 प्लस थीटा, क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉट ना टेन और कॉट, यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो जब हम बात करेंगे कॉस π/2 प्लस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन का रेशियो पॉजिटिव आता है, लेकिन यहां पे कॉस क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो 3 और साइन थीटा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है, तो -3/5 आ जाएगा, -3/5 यानी कि 3 × 9, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -1.8 सेंटीमीटर। तो ऐसे हल करना है। देखिए आपको लगता है कितना आसान है, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड होता है। पीछे देखिए थोड़ा सा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आप समझ जाएंगे तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। आपको वेक्टर एसी को ए बी की ओर लेकर आना है, बस इसका कॉस घटक ले आइए, आपको मिल जाएगा। अब वेक्टर ए बी को एसी की ओर लेकर जाना है, वेक्टर ए बी को ना, दिस इज वेक्टर ए बी, इस ए बी को एसी की ओर लेकर जाइए, कॉस घटक ले लीजिए, एसी का कॉस लेंगे तो ए बी मिल जाएगा,
ए बी का कॉस लेंगे तो ए सी मिल जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर बी सी की बात करें, वेक्टर बी सी को ए सी की ओर घटक निकालना है तो देख लीजिए बहुत आसान है। ये जो एंगल है, कहाँ गया वो एंगल, ये जो एंगल है बी सी और ए सी के बीच का एंगल यही है, तो इस एंगल का इधर कॉस ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा। और जब आप बात करते हैं सी ए और बी सी की, तो उस कंडीशन में एंगल ये वाला होगा, उस कंडीशन में एंगल ये वाला होगा, उस कंडीशन में भी आप कॉस ले लेंगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये? चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल हल करते हैं। एक और सवाल, जितने ज्यादा सवाल उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्स वाई तल में, यहां पे हम एक्स वाई तल में बात कर रहे हैं, देख लीजिए एक्स वाई तल में। तो चलो पहले एक्स वाई बना लेते हैं ना। ये हो गया, मान लीजिए कि दिस इज एक्स। अच्छा, अच्छे से बनाना है थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छी चीजों को बनने में टाइम तो लगता है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब क्या बोल रहा है यहां पर कि एक्स घटक कितना है? एक्स घटक है 25 इकाई, 25। जो भी एक वेक्टर है उसका एक्स घटक कितना है? एक्स घटक 25 इकाई है, वाई घटक 60 इकाई है। आई कैप और जे कैप के रूप में लिखना है, आई कैप और जे कैप के रूप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो जाएगा 25 आई कैप, इधर हो जाएगा कितना? 60 जे कैप। और आपका सदिश कुछ, इसको खड़ा कर लीजिए, ये 60 और ये कितना? ये 25। तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा, जो भी वेक्टर हो, हमको नहीं मालूम कौन सा वेक्टर है। चलो मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए के दो घटक मिल गए, एक मिल जाएगा वेक्टर ए एक्स, एक मिल जाएगा वेक्टर ए वाई। वेक्टर ए एक्स को क्या लिख सकते हो आप? ए एक्स आई कैप लिख सकते हो, इसको आप ए वाई जे कैप लिख सकते हो। यही तो एक्स घटक है। एक्स घटक कितना दिया है? एक्स घटक, ओए होए ओए होए, एक्स घटक कितना दिया है? एक्स घटक इज 25, दिस इज आई कैप, दिस इज 60 जे कैप, दिस इज वेक्टर ए। ऐसे आप डिनोट कर, ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ओ ले लीजिए, पी ले लीजिए, एम ले लीजिए, एन ले लीजिए। और क्या करना है? इस परिमाण, इसका परिमाण निकालना है और एक्स अक्ष से थीटा भी निकालना है। हम देखिए, हम इसी की बात कर रहे थे। परिमाण कैसे निकालते हैं आप? किसी भी सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है तो जो आई कैप है उसके गुणांक का वर्ग प्लस जो जे कैप है उसके गुणांक का वर्ग, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि काफी विलंब हो रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सदिश का परिमाण मिल जाएगा। अभी अगर आपको एंगल चाहिए तो क्या है फॉर्मूला भाई? जो y घटक होता है, चलो यहाँ पे ए वाई ले लिया, जो x घटक होता है उसको ले लीजिए। ए वाई 60 है, ये 25 है, तो यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा दोस्त? थीटा कितना मिल जाएगा देख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 इनवर्स। देखो 5 पच्चे 25, 12 पंचे 60, यानी 12/5। ये देखिए थीटा, इसकी वैल्यू के पीछे मत पड़िए, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, और यहां पे देखो, यहां पे भी कुछ ऐसा ही सवाल है कि दिखाया गया वेक्टर, दिस इज वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए जिसका परिमाण 5 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन कितना है? एक्स से 30 डिग्री है। इसको आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप यानी कि किधर लेके आना है? इसको लेके आना है एक्स की दिशा में। जे कैप यानी कि इसको किधर लेके जाना है? वाई की दिशा में। और के कैप यानी कि इसको किधर लेके जाना है? इसको लेके जाना है जेड की दिशा में। ठीक है, तो जब आप आई कैप की बात करेंगे, चलो इसको हम नाम दे देते हैं एम का, इसको नाम दे देते हैं एन का। तो इस सदिश ओ ए का जो घटक होगा एक्स की दिशा में, जो कि ओ एम है, वो क्या होगा? इस ओ ए का कॉस होगा। कॉस कितना? कॉस 30 डिग्री। इतना तो अब सीख गए हैं ना आप। ये जो सदिश है, इसको जहां से एंगल बनता है उस दिशा में अगर लेकर आएंगे तो कॉस घटक होगा,
ओ ए cos 30 डिग्री, ओ ए कितना है, ओ ए 5 है, cos 30 हो जाएगा √3/2, √3/2, तो ये आपको कितना मिल गया, देखो डिवाइड करने के लफड़े में मत फंसिए, इसको रख दीजिए इतना। ओके, ओ एम, इस सदिश ओ ए का एक्स की दिशा में घटक कितना आया, ये है m रूट, सॉरी ओ एम जो है ये कितना आया 5√3/2। इसका y की दिशा में घटक करेंगे ओ एन, तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा इस ओ ए का साइन कितना, साइन 30 डिग्री। देखो आप हाँ ऐसा बिल्कुल कर सकते हो कि यहां से आपने 30 लिया, कॉस ले लिया। हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि यार यहां से कितना बन रहा है, यहां से 60 डिग्री बन रहा है, तो इस 60 का आप क्या ले सकते हैं, इस 60 का आप कॉस भी ले सकते हैं। अगर आप एंगल ये लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे, तो आपको कॉस लेना है। क्लियर है ये? लेकिन क्योंकि हमारे पास 30 है तो हम यहीं से देखते हैं। ओ ए तो 5 है, साइन 30 कितना होता है बच्चे, साइन 0 हो जाता है, साइन 45 अभी देखना आपने 1/√2 हो जाता है, साइन 60 √3/2 हो जाता है, बच गया बस एक जो कि है आधा, ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 5/2। अब मान लेते हैं, हालांकि यहां पे आपको दिख नहीं रहा, चलो दिखा देते हैं आपको। मान लिया कि जेड एक्सिस इधर है, दिस इज जेड एक्सिस। अच्छा वो तो मैं इससे भी दिखा सकता था कि चलो जेड एक्सिस इधर की तरफ है, तो अब बताओ आपको इस OA का घटक इधर की तरफ लेके जाना है। इस OA का घटक मान लो दिस इज OA, दिस इज OA, इस OA का घटक इधर की तरफ लेके जाना है, इस OA का घटक लेके जाना है जेड की तरफ, इस OA का घटक लेके जाना है जेड की तरफ। तो बताइए इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, इस जेड और इस OA के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। अरे भाई ये OA जो सदिश है वो XY समतल में है और जेड जो होगा इस XY समतल के लंबवत होगा, यानी कि इस OA के भी लंबवत होगा। तो मान लीजिए कि हम उधर जो ले जा रहे हैं OM ले लिया, ON ले लिया, और अब क्या नाम दे दें, OQ ले लेते हैं, OQ। ये हो जाएगा OA का कॉस कितना, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इधर की तरफ कितना है घटक भाई, इधर की तरफ 0 घटक है, क्योंकि ये समतल में है ना। जब ये समतलीय सदिश है तो बाकी इधर की तरफ दूसरे समतल में इस XY के ऊपर इसका कोई भी घटक आपको नहीं मिलेगा। तो अब आपको लिखना कैसे है इसको, आपको इसको लिखना है, वेक्टर OA को लिखना है। वेक्टर OA को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OA को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5√3/2 जो कि I के डायरेक्शन में है, भाई X के डायरेक्शन में यानी कि I कैप, प्लस 5/2 J कैप प्लस 0 K कैप। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा 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 चलेगा। क्लियर है ये? तो इस वेक्टर OA कैप को आप ऐसे I कैप, J कैप और K कैप के पदों में व्यक्त कर सकते हो। चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़े बच्चा। अब देखिए यहां पर एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, रोलर को ढकेलने के बजाय। अब रोलर देखिए, वो पीछे वाला जो रोलर आता है वो भी रोलर ही है, आपका जो आजकल सूटकेस आता है उसमें भी रोलर लगा होता है। तो आप अपने सूटकेस को ढकेलने की बजाय खींचना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? अरे जो सूटकेस आते हैं आजकल, ब्रीफकेस जिसको भी बोल सकते हैं आप, तो आप उसको कैसे करते हैं, रोलर वाले आते हैं ना आजकल, अटैची जो सूटकेस है उसको आप खींचते हैं ना, ढकेलते थोड़ी हैं, ऐसा क्यों करते हैं? चलो एग्जांपल से समझते हैं। चलो ये रोलर का एक चक्का हो गया, या पूरा रोलर यही है, ठीक है। और मान लेते हैं कि पहले आप इसको ढकेल रहे हो, पहले आप इसको क्या कर रहे हो बच्चा, आप बोलते हो नहीं चलो मैं ढकेल के दिखाऊंगा, मैं ढकेल के ले जाऊंगा, मैं क्या करूंगा इसको, मैं ढकेल के ले जाऊंगा। आप ढकेलने के लिए ऐसे बल लगाओगे, बल लगाओगे ऐसे ढकेलने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप ऐसे कंडीशन में हॉरिजॉन्टल से यानी कि क्षैतिज से, मान लेते हैं कि आप क्षैतिज से कितने कोण पर, थीटा कोण पर बल लगाते हैं, लगाते हैं। अच्छा, इस रोलर का भार हमेशा किधर लगेगा, नीचे लगेगा,
किसी भी पिंड का भार हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, ये आपको पता होगा। अब मैंने ये बल लगाया है F, ये बल F लगाया है, इसका एक घटक इधर मिलेगा F cos थीटा। इसी तरह सिखाया है आपको कैसे वियोजित करना है। इस बल का एक घटक इधर मिला, क्षैतिज दिशा में मिला, जो इस रोलर को आगे की तरफ लेकर जाएगा, क्लियर। और इसका एक घटक इधर मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा F sin थीटा, जो इस भार के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि जब आप रोलर को ढकेलते हैं तो नीचे की तरफ भार भी लग रहा है और जो आप बल लगाते हैं उसका भी एक घटक नीचे की तरफ ही लगता है। दोनों मिल जाएंगे और आपका रोलर थोड़ा सा आपको भारी महसूस होगा। ये ढकेलने वाला केस है। चलो इसी में अगर हम लोग खींचने वाले की बात करें, अगर हम लोग रोलर को खींचने वाले कंडीशन की बात करें, ये रोलर हो गया और अब मान लीजिए आप बोलते हैं यार चलो ढकेलने में तो परेशानी हुआ है, खींचते हैं। खींचा आपने, खींचने के लिए आपको बल ऐसा लगाना पड़ेगा, दिस इज F। मान लो कभी भी आप क्षैतिज से कितने कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पे ही बल लगा रहे हैं, उतना ही बल लगा रहे हैं, बल आप उतना ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो घटक मिलेंगे ना आपको, इस बल के दो घटक मिलेंगे, जहां जो थीटा तो ये हो जाएगा F cos थीटा। तो बल का ये घटक रोलर को आगे ले जा रहा है, भार तो नीचे ही लगता है, लेकिन इस बल का एक घटक इधर लगेगा, F sin थीटा ऊपर लगेगा। F sin थीटा ऊपर लगेगा जिससे कि ये इसके भार के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि ये इसके भार में कुछ कमी ला देगा। कमाल है ना। देखो जब आप नीचे की तरफ, जब आप उसको पुश करते हो, जब आप उसको ढकेलते हो, तो आपका ही भार, आपका ही बल, आपके बल का एक घटक, पूरा बल नहीं, आपके बल का ही एक घटक उस रोलर के भार के साथ मिल जाता है और उसके भार को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि अब आपको थकावट होगी। लेकिन जब आप बात करते हैं खींचने की, तो जब आप खींचते हैं तो देखो आगे के दिशा में बल उतना ही लग रहा है, लेकिन यहां पर इस बल का एक घटक ऊपर की तरफ लगता है जो इस भार के विपरीत दिशा में है, तो जिससे कि इसका जो परिणामी भार होगा, जो नेट भार होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आपको खींचने में आसानी महसूस होगी, सुविधा महसूस होगा, आपको थकान कम महसूस होगा। तो इसीलिए भैया रोलर को ढकेलने की बजाय खींचा जाता है। आप बढ़िया से, अगर कोई रेलवे स्टेशन पे पूछ दे, अरे यार तो इसको ढकेल क्यों रहा है, इसको खींचना चाहिए ना, तो आप उसे समझाइए कि हाँ भाई, लेकिन बता क्यों ढकेलना नहीं चाहिए, क्यों खींचना चाहिए। वो नहीं समझा पाएगा तो आप वहीं पर चालू हो जाइए, प्लेटफॉर्म पे चालू हो जाइए कि देख यार, एक जब हम इसको ढकेलते हैं तो एक भार, हमारे बल का एक घटक इधर लगता है जो इसको आगे ले जाता है, एक घटक नीचे लगता है जो इसके भार के साथ मिल जाता है, तो इसका जो परिणामी भार होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम इसको खींचेंगे तो एक घटक तो आगे की तरफ लगेगा जो इसको आगे लेकर जाएगा, लेकिन एक घटक ऊपर की तरफ लगेगा जो इसके भार को कम कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको, त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन करना है। देखिए त्रिविमीय गति हमारे सिलेबस में कहीं है नहीं, हमारे सिलेबस में द्विविमीय गति ही है, समतल में गति ही है, और समतल में हमने सदिशों का वियोजन बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आपको त्रिविमीय सदिशों के वियोजन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा, चलिए ये एक अक्ष हो गया, इसको फटाक से समझा देते हैं आपको, ये एक अक्ष हो गया और ये अक्ष हो गया, ठीक है। कलर भी लेना ले लो, ये हो गया आपका ग्रीन, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। चलिए मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक सदिश है भाई, त्रिविमीय सदिश है। मान लो कि मैं ही जो है हवा में उड़ने लगा, तो मेरा एक्स भी चेंज होगा, मेरा वाई भी चेंज होगा, मेरा जेड भी चेंज होगा। उस स्थिति में मान लो मेरा जो स्थिति सदिश है, एग्जाम्पल हम स्थिति सदिश का ले रहे हैं, हालांकि वो किसी के लिए भी हो सकता है, वो इधर की तरफ कहीं दिखाया जा रहा है, इधर की तरफ कहीं दिखाया जा रहा है इस लाल कलर से। तो चलो मान लेते हैं कि ये ओ ए है। तो अब इस ओ ए
चलो मान लेते हैं, अच्छा ओपी ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ओपी ही लेते हैं क्योंकि हम उसी से समझते आए हैं। ओपी किसको दिखा रहा है, सदिश ए को दिखा रहा है, और सदिश ए क्या है, सदिश ए एक त्रिविमीय सदिश है, किसी समतल में नहीं है, ये त्रिविमीय है। तो अब देखो क्या होगा, इसको पहले आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लीजिए, कर लिया प्रोजेक्ट, तो आपको मिलेगा इस XY समतल में ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये XY समतल में हो गया, डॉटेड लाइन लेना ज़्यादा सही रहेगा, ओके, ठीक है। और ये जो आपने लाइन खींचा है, देखो इसको और अच्छे समझाता हूं मैं आपको। इसके समांतर लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, इसके समांतर लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, खींच दिया, इसको आप वाइड लीजिए लेकिन डॉटेड लीजिए, समांतर ही है ना, इसके समांतर होना चाहिए, हाँ अब समांतर है। और इसके समांतर भी लाइन खींच दीजिए यहाँ पर। देखो समझने के लिए तो फटाक समझ जाओगे आप, इसको समझने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, फटाक समझ में आता है ये चीज़, कॉमन सेंस से ही समझ आते हैं, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ओके। ये वाई जो है बीच में टांग लड़ा दे रहा है, मिटा दीजिए, जो टांग लड़ा रहा है उसको मिटा दीजिए ना यार, क्या दिक्कत है, ये वाई रहेगी तरफ में। और अब इसके समांतर एक लाइन खींच दीजिए, ये आपने इसके समांतर लाइन खींच दिया, इसको भी आप वाइड ही ले लीजिए। तो अब देखो आपने इस ओ ए को पहले प्रोजेक्ट कर लिया कहां पर, मान लो चलो मैं इसको ओ बी ले लेता हूं, ओ बी। तो ओ बी क्या है, इस वेक्टर ओपी का एक्स वाई समतल में प्रोजेक्शन है, हमने उसकी परछाई बना ली है कहां पर, एक्स वाई समतल में। तो अब देखिए ये इधर की तरफ कितना दूर है, ये दूरी इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ दूरी है। तो अगर मैं यहां पे ले लूं, इसके 3 घटक मिलेंगे। देखो ये जो चीज दिख रही है आपको, ये क्या दिखा रहा है बच्चा, ये दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है एक्स दिशा में दूरी, ये दिखा रहा है वाई दिशा में दूरी, और ये दिखा रहा है कि भाई वो कितना हाइट पे है, कितना ऊंचाई पे है। तो तीनों ही चीजें आपको मिल गई ना, आपको तीनों ही चीजें मिल गई ना, देख लो। तो यहां पे कौन क्या क्या है समझ लीजिए, कौन क्या क्या है समझ लीजिए। ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए वाई, और ये हो जाएगा ए जेड। और ए जेड को अगर आपको जेड के अक्ष पे दिखाना है तो आप क्या करिए, यहां पे ऐसा लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे अब आप दिखा पाएंगे कि ये क्या है, ये ए जेड है। तो जब आप इस वेक्टर ओपी को वियोजित करेंगे 3 घटकों में, चलो वेक्टर ए डायरेक्ट ले लेते हैं, वेक्टर ए को वियोजित करेंगे 3 घटकों में तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा वेक्टर ए एक्स, एक मिलेगा वेक्टर ए वाई, और एक मिलेगा वेक्टर ए जेड। जब आप द्विविमीय के लिए, समतल के लिए समझ गए हो, तो त्रिविमीय में क्या आ जाएगा, त्रिविमीय में एक और बस जेड आ जाएगा। और अगर इसको आई कैप और जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखना है तो कौन सी बड़ी बात है बच्चा, इधर की तरफ एकांक सदिश आई कैप, इधर की तरफ एकांक सदिश जे कैप, और इधर की तरफ एकांक सदिश के कैप। हमने ये फिक्स कर लिया है कि x के लिए हम आई कैप यूज करेंगे, y के लिए हम लोग जे कैप यूज करेंगे, और z के लिए हम लोग के कैप यूज करेंगे। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके। और अगर मान लीजिए हमको इसका परिमाण निकालना है, इसका मॉड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, इसको अगर पूरा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो जैसा द्विविमीय के लिए है वैसा ही त्रिविमीय के लिए भी है। वहां पर बस आप एक्स वाई जेड, सॉरी, वहां पर बस आप एक्स वाई तक सीमित रहते हैं। जब आप त्रिविमीय सदिश की बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर जेड भी आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप समतल वाला समझ गए हैं तो त्रिविमीय वाला समझने में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत यहां पर, आई कैप जे कैप के कैप। और अगर आप मॉड निकालना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए सवाल देखिए, सवाल हल करेंगे तो ही मजा आएगा।
ये रहा एक सदिश। चलो मान लेते हैं कि सदिश कौन सा है, इसका सदिश का नाम ले देते हैं ए कैप। तो आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। तो यहां बता दीजिए ना ए एक्स कितना है, ए एक्स 1 है, ए वाई कितना है -2 है, ए जेड कितना है बच्चा -3 है, ए एक्स ए वाई ए जेड। क्या करना है, परिमाण निकालना है, सदिश ए का मॉड निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, अभी तो बताया आपको, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, रूट ओवर कितना भाई 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, वर्ग तो भैया प्लस में ही आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 1 10 4 14, रूट ओवर 14 आ गया। ये आ गया क्या, इसका परिमाण आ गया। अब क्या करना है, उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, एकांक सदिश का फॉर्मूला मालूम है क्या, यही निपटाना पड़ेगा क्योंकि आगे मामला कुछ और ही है। एकांक सदिश क्या होता है बच्चे, देखो भाई एकांक सदिश होता है, मान लो मुझे ए कैप चाहिए, देखो उस सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकालना है, उसकी दिशा में एकांक सदिश निकालना है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप है, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप है। तो अभी आपको इस सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सदिश अपॉन सदिश का मॉड, फॉर्मूला तो यही है, सदिश अपॉन सदिश का मॉड। सदिश क्या है बच्चा, सदिश है आई कैप -2j कैप -3k कैप डिवाइडेड बाई मॉड है √14, जमा कर लिख लो 1/√14 आई कैप माइनस 2/√14 जे कैप माइनस 3/√14 √14 के कैप, 1/√14 आई कैप माइनस 2/√14 जे कैप माइनस 3/√14 के कैप। तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। चलिए, सदिशों का योग विश्लेषणात्मक विधि, एडिशन एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर। हमने सदिशों के योग के लिए ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, जिसमें कि हम त्रिभुज नियम की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम की बात करते हैं, और इन दोनों नियमों से, और हमने पॉलीगॉन लॉ भी पढ़ा है, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ भी हमने पढ़ा है। तो वहां पर हम सदिशों के परिणामी के लिए परिमाण भी निकाल चुके हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए मान लीजिए त्रिविमीय वेक्टर है, तो ए एक्स आई कैप हो जाएगा, ए वाई जे कैप हो जाएगा, ए जेड के कैप हो जाएगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप इसका मतलब समझ रहे होंगे। इस वेक्टर ए का एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में और जेड की दिशा में घटक आपके सामने है। और अब यहां पे वही चीज बी के लिए भी कर लीजिए, प्लस बी जेड के कैप। और अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों का परिणामी निकालना चाहते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दीजिए। तो जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे, ए के 3 घटक आपको मिले, 3 लंबवत घटक, बी के 3 लंबवत घटक हैं, तो परिणामी के भी तो 3 लंबवत घटक होंगे, परिणामी के भी तो 3 लंबवत घटक होंगे। क्या होगा, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। जब आप इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे तो आपको एक सदिश ही मिलेगा। उस सदिश के भी तो 3 घटक आप कर सकते हैं, एक्स की दिशा का घटक, वाई की दिशा का घटक, जेड की दिशा का घटक, और यहां पे मान रख दीजिए, जोड़ लीजिए आप बस। ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई
प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ओके, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ए जेड प्लस बी जेड, इसलिए तो इसको बोल रहे हैं एनालिटिकल मेथड, एनालाइज करके ही सॉल्व कर दीजिए। ओके, अब यहां पे आई कैप का आप तुलना करेंगे तो आर एक्स कितना मिलेगा, आर एक्स मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। परिणामी का जो एक्स की दिशा में घटक है उन दोनों सदिशों का एक्स की दिशा में घटकों के योग के बराबर होगा। y की दिशा में घटक कितना हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, आर जेड कितना हो जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड हो जाएगा, आर एक्स आर वाई आर जेड। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीजें फटाक से क्लियर हो जाएंगी। आपके पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी है वो वेक्टर आर है, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कुछ ऐसा हो जाएगा। डैट मैं जोड़ देता हूं ना, डैट जोड़ रहा हूं, 1 और 3 ये हो जाएगा 4i कैप, 2 और 1 ये हो जाएगा 3i कैप, -1 और -1 हो जाएगा -2 कैप। कितना आराम से आ गया। i को i से जोड़ दीजिए, j को j से जोड़ दीजिए और k को k से ऐड कर दीजिए, तो ये मिल गया आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b, जिसको हमने r बोल दिया है, परिणामी सदिश से डिनोट किया है। अब इसका मॉड निकालना है, यानी कि वेक्टर देख, चलो जो लिखा है उसी को लिख लेते हैं। सेकंड क्या करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड निकालना है, और यही तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। किसी भी सदिश का मॉड क्या होता है दोस्त, आई कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग, ये तो जे होना चाहिए, जे कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग, के कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग। सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 416 प्लस 9 प्लस 4, 16 9 25, 4 29, ये आ गया √29। और अब आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। चलो भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जिसको कि हमने वेक्टर आर मान लिया है, तो अगर आपको बोला जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश निकालिए, यानी आप आर की दिशा में एकांक सदिश निकाल लीजिए। सदिश आर अपॉन मॉड ऑफ सदिश आर। सदिश आर कितना है, सदिश आर आपके सामने है, 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, माइनस है ना, -2k कैप, -2k कैप डिवाइडेड बाई मॉड। मॉड कितना है, मॉड √29 है, √29। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। क्लियर है। तो ये हमने एकांक सदिश भी निकाल लिया। काफी लंबा लेक्चर था ये, मैंने काफी मेहनत करी है, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेहनत करेंगे। मेरी मेहनत का फल यही है कि आप भी मेहनत करिए, आपको कुछ सीखने को मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।